तो क्लास 8th का जैसा कि अगला पेपर हमारा होने वाला है विज्ञान विषय का, तो विज्ञान विषय का इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है और ये रहा उस पेपर का पूरा पूरा पैटर्न। इस वीडियो में हम पूरे के पूरे 26 तक के क्वेश्चन पूरे रेडी करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देख लेना पेपर से पहले, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं 60 में से तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और इसी सेम बेस पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। सो ये आपको वीडियो देख करके जाना है, सभी क्वेश्चन के आंसर याद करके जाना है। तो चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। 1 से 5 तक बहुविकल्पीय होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है ना। धान होगी, उड़द, बाजरा, मटर। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है इसमें? धान, उड़द, बाजरा ये सारी खरीफ की फसलें हैं, जबकि मटर खरीफ की फसल नहीं है। तो मटर यहाँ पे आपकी रबी की फसल है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना, ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। सेकेंड दिया गया है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फसल कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है, केवल एक विकल्प या इनमें से कोई नहीं। सो उसे फसल कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे मतलब एक ही किस्म के पौधे एक जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो वो फसल कहलाती है। अगला है समान आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, आकर्षित, आ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो समान होंगे तो वो आकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगला है कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका आवेश चेक करने के लिए हम विद्युत दर्शी का यूज करते हैं। तो यह रहेगा बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला है पृथ्वी का कंपन कहलाता है ज्वालामुखी, भूकंप, भूक्षरण, ज्वार भाटा। सो पृथ्वी का कंपन यानी कि भूकंप कहलाता है, ठीक है, पृथ्वी का हिलना, भूकंप। 6 से 10 तक आ जाते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर से सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है। देखो आगे के क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। सो 6वें में दिया गया है जून से सितंबर माह तक खालिस्तान की फसल उगाई जाती है। तो जून से सितंबर माह तक खरीफ की फसल उगाई जाती है, ठीक है, खरीफ की, जिसमें सोयाबीन, उड़द और ये आपकी धान, बाजरा वगैरह होते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है ईंधन के अपूर्ण दहन से खालिस्तान विषैली गैस बनती है। तो ईंधन का जब अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनो, ठीक है, इसका आंसर आपको ऐसे लिखना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसका आंसर ऑक्साइड लिखा है, ठीक है। अगला है कि कार्बन का शुद्ध रूप खालिस्तान है। तो कार्बन का शुद्ध रूप कोक या हीरा, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो कोक या हीरा, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। अगला है आशुद्ध जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो आशुद्ध जल को अगर विद्युत का चालक बनाना है तो हम या तो नमक का उपयोग करेंगे, ठीक है, या तो अम्ल का उपयोग करेंगे या क्षार का उपयोग करेंगे। तो इनमें से कोई भी एक आंसर में लिखोगे तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला है पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना खालिस्तान फलाकृति जैसी है। तो प्याज की आकृति की जैसी है ना। तो ये रहेगा प्याज, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट करके जाना। 11 में दिया गया भंडारण से पहले दानों को धूप में क्यों सुखाया जाता है, ठीक है। तो धूप में क्यों सुखाया जाता है इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? IVF का पूरा नाम लिखिए क्या है, ठीक है। तो IVF का पूरा नाम, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ में यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये रहेगा यहाँ पे भंडारण से पहले दोनों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? तो ताकि उनकी नमी कम हो पाए, ठीक है, और वो यहाँ पर रोग मुक्त हो पाए यानी कि उनकी कीट जीवाणु वगैरह मर जाए, ठीक है। अगला दिया गया था 12 में जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो वे ईंधन जिनका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद होता है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है। अगला दिया गया IVF का पूरा नाम लिखिए। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश में, और ये हिंदी में दिया गया IVF का पूरा नाम, ऐसे ही लिखना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका अगले पेज पर दिया गया है। कह रहा है कि किशोरावस्था में अधिकतर किशोरी के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों आ जाते हैं? तो इसको लिखिए। 15 में कह रहा है किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए। और 16 में है ऊंचे घरों या भवनों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं, इसको लिखना है, ठीक है। तो 14, 15, 16, ठीक है। 14 का आंसर देख लो पहले तो यहाँ पे कि किशोरावस्था में पसीने और तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाने के कारण फुंसियाँ और मुहासे आने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, स्वेद ग्रंथियों की वजह से। 15 में था पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित करना था। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को बल को दाब कहते हैं, ठीक है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है, यह चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है ऊंचे घरों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं? तो ये दिया गया है ऊंचे भवनों को तड़ित
के विनाशकारी प्रभाव से, यानी कि जो बिजली गिरती है उसके विनाशकारी प्रभाव से बचाने के लिए तड़क चालक लगाए जाते हैं जो बिजली को सीधा पृथ्वी के अंदर भेज देते हैं, है ना। तो ये जो आपने तार लगे देखे होंगे बिल्डिंग्स के ऊपर, ठीक है, तो वो क्यों लगाए जाते हैं, वो बिजली अगर गिरी तो वो सीधे उसके माध्यम से सीधे धरती में चली जाएगी और बिल्डिंग को नुकसान ना हो, इसलिए लगाए जाते हैं। 17 से 22 तक 3-3 नंबर प्रश्न में आ जाता है। 17 नंबर प्रश्न है आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए, ठीक है, आदर्श ईंधन क्या है इसके लक्षण लिखना है। और 18 में अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 17 का आंसर देख लो पहले। तो आदर्श ईंधन के लक्षण कुछ दिए गए हैं, देखो यहाँ से कि आदर्श ईंधन आसानी से उपलब्ध और सस्ता है, ठीक है, जिसका उच्च ऊष्मीय मान उच्च होता है वो आदर्श ईंधन है, जो जलने पर कोई हानिकारक गैस या अवशेष न छोड़े वो आदर्श ईंधन है। तो ये 3 विशेषताएं इसकी लिख देना। अगला था आपका कि वनोन्मूलन से वर्षा की दर किस प्रकार प्रभावित होती है, लिखिए। तो ये देखोगे इसका आंसर, ये देखोगे इसका आंसर, वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ठीक है। जल चक्र का संतुलन बिगड़ने से वर्षा की दर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आंसर लिख देना। अगला दिया गया है कि लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, उदाहरण के साथ बताना है आपको। तो देखो लैंगिक व अलैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा 2 जनकों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही जनक नई संतति उत्पन्न करता है। लैंगिक जनन का उदाहरण क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। 20वां क्वेश्चन दिया गया है कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका दिख रहा है इस तरीके से। कीटों में कायांतरण कीट हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है और मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन टेडपोल के वयस्क बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये चीज़ें आपको दोनों याद रखनी है, थायरोक्सिन मेढक में टेडपोल, ठीक है, और यहाँ पे कीट में कीट हार्मोन्स द्वारा, ठीक है। अगला दिया गया है कुली भारी चीज उठाते समय अपने सिर पर कपड़े की गोल लपेट क्यों रख लेते हैं, मतलब एक तरीके से वो गोल लपेट रख लेते हैं ताकि उन्हें रखते क्यों हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, सिर और बोझ के बीच का संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाए जिससे सिर पर लगने वाला दाब कम हो जाए और भारी बोझ उठाना आसान हो जाए, ठीक है। तो ये इसलिए रख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ जाए और वो दाब उतना ना लगे, बल कम हो जाएगा। अगला दिया गया है क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यह यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नहीं, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता है। इसे चालक बनाने के लिए हमें इसमें नमक, नींबू का रस, अम्ल या क्षार वगैरह डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा था, है ना, जल को चालक बनाने के लिए, मतलब जल को सुचालक बनाने के लिए उसमें नमक थोड़ा सा निचोड़ दिया है, नींबू का रस डाल दिया, ठीक है, तो उसमें करंट फैलने लगेगा, विद्युत का चालन वो करेगा तेजी से। 23 से 26 तक आपके 5-5 नंबर के भैया 20 नंबर यहाँ से, ठीक है, 5-5 नंबर के 4 प्रश्न, ठीक है, 5-5 के 4 प्रश्न, 5 चौका 20 नंबर यहाँ पे ये 4 प्रश्न, ठीक है। तो ध्यान से इनके आंसर देख लो याद करके। देखो इसमें तो चित्र भी है, तो मैं चित्र बढ़िया से बता रहा हूँ आपको कैसे आपको बनाना है, आया है, ठीक है। देखो 23वां क्वेश्चन है हमारा क्या, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के 5 उपयोग, सूक्ष्म जीवों के उपयोग लिखने। देखो तो दही जो आप खाते हो भैया, वो दही कैसे जमता है, वो सूक्ष्म जीव की तरह वजह से जम जाता है, ठीक है। ब्रेड आप जो खाते हो, ब्रेड भी सूक्ष्म जीव, और केक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे जीवाणु होते हैं ये जीव, ठीक है। एंटीबायोटिक और औषधियों के निर्माण में, ठीक है, दवाई वगैरह बनाने में, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, केंचुए वगैरह जैसे हो गए, ठीक है। और भी कई जीव होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। पर्यावरण को साफ रखने में, यानी कि मृत अवशेष हो गए उनके अपघटन में उनको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। अल्कोहल और सिरका की व्यावसायिक उत्पादन में, तो ये 5 चीज़ें याद रख लो। सिंपल सी है, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, और पर्यावरण को साफ रखने में, और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, और एंटीबायोटिक यानी कि दवाइयाँ बनाने में, ठीक है। तो इतना याद रहेगा, बाकी ठीक है। अगला है घर्षण किसे कहते हैं, इसके घर्षण के हानि और कारण परंतु अनिवार्य हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो घर्षण किसे कहते हैं, इसकी यहाँ पर हानिकारक प्रभाव लिखने हैं आपको, ठीक है। तो 2 सतहों के बीच गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है, तो ये चीज़ याद रखोगे। हानिकारक इसके जो प्रभाव हो सकते हैं, यह मशीनों के पुर्जों को घिस देता है और ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि करता है ना। अनिवार्य क्या है, इसके बिना हम जमीन पर चल नहीं सकते, कागज पर लिख नहीं सकते, और वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक नहीं सकते, ठीक है। तो किसके कारण हम आज खाना खा पा रहे हैं, किसके कारण ये पेन यहाँ पे चल रहा है, ये घर्षण की वजह से चल रहा है, ठीक है। किसके कारण मेरी उंगली यहाँ पे रब हो रही है इस तरीके से, ये घर्षण, तो ये घर्षण की वजह से है ना। हम जमीन पर चलते हैं तो घर्षण की वजह से, ठीक है, और लिख पाते हैं इस तरीके से तो ये कागज पर, तो ये घर्षण की वजह से, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे कुछ विशेषताएं हो जाती हैं, ठीक है। अगला है ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिख करके चित्र बनाइए, ठीक है। तो देखो ध्वनि वस्तुओं में कंपन
के कारण उत्पन्न होती है। देखो अपन किसी भी चीज़ को इस तरीके से पीटेंगे, ठीक है, कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मतलब कोई भी वस्तु ले रहे हैं, लेकिन वाद्य यंत्र जो हो सकते हैं, सितार हो गया, ढोलक हो गया, ठीक है, और हमारा क्या होगा, हारमोनियम हो गया, बांसुरी हो गया। तो कोई के दो के चित्र बनाने थे आपको, देखो आप ढोलक का बना देना आसानी से, बांसुरी बना देना आसानी से बन जाएगा, और आप अगर ये सितार बना सकते हो तो इसको बना देना, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप बना करके इसको कंप्लीट कर देना, आपके नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नियमित एवं अनियमित यानी कि विस्तृत परावर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। चलिए भैया इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर समझ लेते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो वे एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, ये नियमित परावर्तन। मतलब देखो, ये देखो यहाँ पर समझ करके करोगे। देखो नियमित परावर्तन में क्या होता है, एक चिकनी परत है, ठीक है, एक बिल्कुल फ्लैट परत है, फ्लैट, ठीक है आपका, ठीक है। प्रकाश आया, बिल्कुल बिल्कुल एक ही दिशा में वहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसी दिशा में जाएगा जहाँ पे सारा दार है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सतह है वो खुरदरी है, इस तरीके से देखो, टेढ़ी बेढ़ी है, टेढ़ी बेढ़ी है, ठीक है। तो अनियमित परावर्तन क्या होगा, प्रकाश आएगा तो एक दिशा से, लेकिन वो जाएगा कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे जमीन क्या है, टेढ़ी ओढ़ी है, ठीक है। तो ये ही दोनों में अंतर होता है। और यहाँ पे क्या होती है, फ्लैट होती है जमीन बिल्कुल, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे खुरदरी सतह होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आई होप आप अच्छा पेपर करके आएंगे एंड इसको पूरा रेडी करके जाओ। बाकी अगले तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।